नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विषयों का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह 44वां भाग है और इसमें हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप के खनिज। अब एशिया महाद्वीप के खनिज हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज हम पढ़ रहे थे। इसके अलावा हमने हमारा जो टॉपिक था वो था एशिया महाद्वीप के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इसमें हमने ऊर्जा खनिजों के बारे में पढ़ लिया। अब ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो जो जैसे जल विद्युत है, जल विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो ऊर्जा संसाधन हम एशिया महाद्वीप के पढ़ेंगे। तो ऊर्जा संसाधन में जो खनिज थे जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसमें अन्य एक संसाधन आता है जो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, वह है जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत। अब जल विद्युत, जैसा कि हम जानते हैं, जल विद्युत क्या है? एक यांत्रिक ऊर्जा है। यह एक यांत्रिक प्रकार की ऊर्जा हम कह सकते हैं इसको, यांत्रिक प्रकार की ऊर्जा, जिसका स्रोत क्या है? जल है। अब जल को जब ऊंचाई से एक धारा के रूप में, जब ये नीचे से ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो इसमें कुछ संचालित ऊर्जा से क्या है, डायनमो यानी जिनको हम टरबाइन भी कहते हैं, वह संचालित होते हैं, उनके माध्यम से ये बनाई जाती है। डायनमो या इसको क्या कह सकते हैं, टरबाइन। अब जल जब एक धारा के रूप में ऊपर से नीचे की ओर इनके ऊपर गिरता है तो ये मशीनें क्या है, चलती हैं, जिससे क्या विद्युत ऊर्जा का निर्माण है वो होता है, जल विद्युत का उत्पादन होता है। अब जल विद्युत है वो अन्य जो उत्पादन के स्रोत होते हैं उनकी तुलना में ये क्या है, अक्षुण एवं स्थायी है। या परंपरागत जो अन्य स्रोत हैं जैसे कोयला है, इसके अलावा पेट्रोलियम है, तो इनकी तुलना में ये क्या होता है, तुलना में ये अक्षुण एवं स्थायी है, या इसको हम क्या नवीकरणीय या नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी जल से बार बार क्या है, टरबाइन को चलाया जा सकता है। एक बार से ज़्यादा बार जो टरबाइन है वो चलाए जा सकते हैं। तो ये अक्षुण, तो ये एक अक्षुण एवं स्थायी ऊर्जा संसाधन है। इसका एक बार नहीं, बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है जल से विद्युत को उत्पन्न करने में। तो एक नवीकरणीय या स्थायी संसाधन इसको कहा जा सकता है। शक्ति के अन्य जो परंपरागत स्रोत है, जैसे हमने देखा कोयला है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है, उनकी तुलना में ये उनकी मात्रा जैसे सीमित होती है, उनके भंडार हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन जल है उसको बार बार में उपयोग लिए जाने के कारण क्या है, ये एक प्रकार से असीमित संसाधन हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि जैसे जल का प्रवाह धरातल पर बना रहेगा, जब तक समुद्रों में से जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो चलती रहेगी, तब तक क्या है, धरातल के ऊपर जो नदियाँ वगैरह हैं या अन्य जलीय स्रोत हैं वो बने रहेंगे। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, अक्षुण एवं स्थायी जलीय संसाधन कहते हैं। इसी कारण क्या है, जो समुद्री लहरें हैं, जलप्रपात हैं, उनके माध्यम से प्राचीन काल से ही पवन चक्कियों के माध्यम से भी जो यानी ये जो स्रोत हैं इनसे जो विद्युत है उसका उत्पादन किया जाता रहा है। तो ये प्राकृतिक एक प्रकार से स्रोत हम इनको कह सकते हैं। इनके माध्यम से क्या हम यांत्रिक प्रकार की जो ऊर्जा है उसका निर्माण कर सकते हैं। ये क्या है, स्थायी संसाधन है। अब जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए यानी जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए कुछ आदर्श दशाएं भी होती हैं, जिनके माध्यम से क्या हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं।
इनके जो उत्पादन एवं वितरण से पहले हमें इनकी जो आवश्यक दशाएं हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें ये भी होनी चाहिए कि कौन सी आवश्यकताओं के माध्य कौन सी आदर्श दशाएं होती हैं जिनसे जल का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनका जो उत्पादन है और प्लस में जो इनका वितरण होता है, कौन कौन से क्षेत्रों में कहाँ कहाँ जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, उसको हम आसानी से इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो आवश्यक दशाएं इसकी क्या होती हैं। आवश्यक दशाएं, अब सबसे पहले तो क्या है, जलीय स्रोत हैं वो उन्हें उपलब्ध होने चाहिए। आवश्यक दशाओं में जैसे मानवीय आवश्यकताएं भी होती हैं और कुछ भौतिक आवश्यकताएं भी होती हैं। तो भौतिक आवश्यकताओं में हम देखें, यानी पहली आवश्यकता है वह कैसी है, भौतिक। आवश्यकता, भौतिक आवश्यकताओं में तीव्रगामी एवं सतत जल बहाव, तीव्र गति से जल का बहाव होना चाहिए और सतत होना चाहिए यानी निरंतर। तो विद्युत जल उत्पादन के लिए जल के बहने की जो गति है यानी तीव्र होनी चाहिए, जिसके माध्यम से क्या टरबाइन को चलाया जा सके, और सतत होना चाहिए यानी वर्ष भर यहाँ पर जल का प्रवाह बना रहना चाहिए। क्योंकि अगर लगातार या सतत जल का प्रवाह नहीं होगा तो उससे क्या है, लगातार जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकेगा, जिसके कारण उसकी उपयोगिता है वो कम हो जाती है। इसके अलावा तीव्र ढाल होना चाहिए। अब तीव्र ढाल के बिना, अब जैसे हमने लिखा तीव्रगामी बहाव, तीव्रगामी बहाव के लिए क्या है, तीव्र ढाल का होना भी जरूरी है। तीव्र ढाल होगा एक इस प्रकार ढाल, ये अलग अलग प्रकार ढाल के हो सकते हैं, मंद ढाल है, सामान्य ढाल है, तीव्र ढाल है। तो तीव्र ढाल जहाँ होगा, जल प्रपात या झरने जहाँ पर होंगे वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन है वो आसानी से किया जा सकेगा, वहाँ पर तीव्रगामी जल धाराएं भी बहेंगी। तो इसके अलावा यानी तीव्रगामी एवं सतत जल बहाव, तीव्र ढाल होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से क्या है, जल का उत्पादन है, जल की गति है उसको तीव्र किया जा सकेगा, जिससे क्या है उत्पादन है वो जल विद्युत का किया जा सके। इसके अतिरिक्त जल भंडारण के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए, यानी जहाँ पर हम जल को इकट्ठा कर सकें। जैसे कि हम देखते हैं बांध बनाना, जल भंडारण हेतु पर्याप्त भूमि, जिससे क्या है बांध निर्माण हो सके। बांध का निर्माण किया जा सकेगा तो वहाँ पर क्या ऊंचाई से जल को नीचे की तरफ तीव्र गति से गिराया जा सकेगा, और वहाँ पर क्या है विद्युत उत्पादन केंद्र है, वो जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, उनकी स्थापना भी की जा सकेगी। इसके अलावा एक सबसे उपयोगी बात यह है कि जो जल है वो वर्ष भर यानी तापमान है वो वर्ष भर क्या रहना चाहिए, हिमांक से नीचे। तापमान वर्ष भर हिमांक से नीचे, तापमान वर्ष भर है वो हिमांक से नीचे रहना चाहिए। अगर तापमान ऊपर गया, हिमांक से क्या रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। मैंने क्या है यहाँ पर गलती से बोल दिया कि तापमान है वो वर्ष भर हिमांक से नीचे रहना चाहिए। नीचे रहेगा तो उससे क्या होगा, ये बर्फ़ जमी रहेगी, जिससे क्या है उत्पादन है वो नहीं हो सकेगा। तो मैंने यहाँ पर नीचे बोल दिया था, वर्ष भर तापमान क्या रहना चाहिए, हिमांक से ऊपर रहना चाहिए, यानी 0 डिग्री से प्लस 4-5-10 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो 10 से 20 ज़्यादा, यानी विशेषता मुख्यतः ये बात है कि बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए, हिमांक से ऊपर तापमान है वो रहना चाहिए। तो वर्ष भर तापमान है वो हिमांक से ऊपर रहना चाहिए। अगर तापमान हिमांक से नीचे आया तो उससे क्या है, पानी है वो बर्फ़ में बदल जाएगा, जिससे क्या है उससे टरबाइन है वो नहीं चलाए जा सकेंगे। तो इसलिए तापमान है वो वर्ष भर हिमांक से क्या रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। नीचे जाएगा तो उससे उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। तो ये तो होगी भौतिक आवश्यकताएं। दूसरी क्या है, मानवीय आवश्यकताएं। अब मानवीय आवश्यकताओं में यानी सबसे पहले तो क्या है, विद्युत की मांग होनी जरूरी है।
यानी वहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रौद्योगिकी के विकास होना चाहिए, ऊर्जा की खपत होनी चाहिए, ऊर्जा की मांग होनी चाहिए, जनसंख्या का संकेंद्रण होना चाहिए, उद्योगों का विकास उस क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे क्या है अगर हम जल विद्युत उत्पादन करते हैं तो उसकी वहाँ पर खपत भी हो सके। तो मानवीय आवश्यकताओं में क्या है, एक तो प्रौद्योगिकी विकास होना चाहिए, क्योंकि प्रौद्योगिकी विकास के बिना हम जल विद्युत का उत्पादन कर ही नहीं सकते। हमारे पास वो प्रौद्योगिकी, हमारे पास वो तकनीकी होनी चाहिए जिसके माध्यम से क्या हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकें। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, प्रौद्योगिकी का। सबसे पहली जो आदर्श दशा है इसके लिए वो है प्रौद्योगिकी है विकास। प्रौद्योगिकी की है विकास। तो प्रौद्योगिकी का विकास होना भी जरूरी है जिसके माध्यम से क्या हम जल का उत्पादन कर सकें। इसके अलावा जल विद्युत की मांग है वो स्थानीय होनी जरूरी है, यानी हमारे पास पूंजी भी होनी चाहिए। इसके अलावा विद्युत की मांग होनी चाहिए और मांग क्षेत्र की वो समीपता इसमें होनी बहुत ही आवश्यक है। यानी मांग क्षेत्र अगर समीप होंगे तो उत्पादन जो हम कर रहे हैं विद्युत का उसको कम खर्च के ऊपर लोगों को उपलब्ध करवा सकेंगे। तो ये इसकी आदर्श दशाएं हैं। भौतिक आवश्यकताओं में तीव्रगामी एवं सतत जल बहाव होना चाहिए, तीव्र ढाल होना चाहिए, जल भंडारण हेतु पर्याप्त भूमि होनी चाहिए जिससे बांध का निर्माण किया जा सके, और तापमान वर्ष भर है वो हिमांक से ऊपर रहना चाहिए ताकि बर्फ ना जमे और विद्युत का उत्पादन है वो लगातार किया जा सके। इसके तरफ मानवीय आवश्यकताओं की बात करें, प्रौद्योगिकी के विकास होना चाहिए, पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, जल विद्युत की मांग होनी चाहिए और मांग के क्षेत्र की समीपता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो भी होनी जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दशाएं अगर अनुकूल नहीं होंगी तो जल विद्युत उत्पादन भी नहीं किया जा सकेगा। अब हम देखते हैं जल विद्युत का महत्व क्या है हमारे जीवन में। ये सामान्यतः हम क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उनको हम आसानी से समझ सकें। तो जैसे जल विद्युत के में बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे एक तो ये क्या है, विद्युत अक्षुण एवं सनातन साधन है, यानी दीर्घकाल तक ये प्राप्त हो सकता है। ये यानी नवीकरणीय संसाधन है, अक्षुण एवं सनातन साधन है, दीर्घकाल तक इसकी प्राप्ति हो सकती है, दीर्घकाल तक उपलब्धता। इसलिए ये क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका विकास किया जाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दीर्घकाल तक हमारे लिए उपलब्ध रह सकता है। इसके बजाय प्राकृत में कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वो समाप्य साधन है, वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में ये काफ़ी सस्ता भी रहता है। अन्य स्रोतों की तुलना में जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है वो इसकी तुलना में ज़्यादा महंगे हैं। ये क्या रहता है, अन्य स्रोतों की तुलना में सस्ता। तो अन्य जो विद्युत के स्रोत हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, उनकी तुलना में ये बहुत ही सस्ता रहता है। वो क्या है, महंगी ऊर्जा के संसाधन हम उनको कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत की यह भी विशेषता है कि ये जो किसी भी दुर्गम स्थान से भी इसको दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के परिवहन साधन की आवश्यकता नहीं होती। दुर्गम के साधन है, दुर्गम जो क्षेत्र है वहाँ से भी तारों के माध्यम से जल विद्युत को हम दूसरे क्षेत्र में पहुँचा सकते हैं। इसके लिए जैसे हम कोयला या प्राकृतिक गैस पर आधारित या जो पेट्रोलियम है उस पर आधारित अगर प्राकृतिक जो हम विद्युत जो केंद्र स्थापित करते हैं तो वहाँ पर हमें प्रतिदिन आवागमन के साधनों की आवश्यकता होती है, जो कि वहाँ पर जो ईंधन है उसको पहुँचा सकें। लेकिन इसके लिए यहाँ पर जल विद्युत केंद्र स्थापित करने के बाद तारों के माध्यम से इसे कहीं भी भेजा जा सकता है। इसमें कोयला या पेट्रोलियम उनकी आवश्यकता है वो प्रतिदिन नहीं पड़ती, इसलिए इसको क्या है, दुर्गम क्षेत्रों से भी आसानी से भेजा जा सकता है। इसके अलावा इसका प्रयोग है वो अत्यंत सरल होता है। जैसा कि हम जानते हैं विद्युत का उपयोग अत्यंत सरलता से किया जा सकता है, और जो अन्य साधन हैं उनकी तुलना में विद्युत की जो वोल्ट है वो भी क्या होती है, उच्च होती है। अब विद्युत बहुउपयोगी स्रोत है। इसके द्वारा हम आसपास के क्षेत्रों में, कारखानों में, स्कूलों में, अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें विभिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनको आसानी से चला सकते हैं। तो इस प्रकार इसका महत्व भी हमारे जीवन में अत्यधिक है। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में इसका उत्पादन एवं वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, यानी जल विद्युत का उत्पादन एवं वितरण।
अब जो आदर्श दशाएं हैं उनके अनुसार हम देखें तो इन उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पर क्या है नित्यवाही नदियाँ पाई जाती हैं, जल स्रोतों का जल के भंडार के स्रोत जहाँ पर उपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों में इनको आसानी से इसको उत्पादित किया जा सकता है। तो एक तो जल का सतत एवं तीव्रगामी प्रवाह होना चाहिए, वर्ष भर तापमान हिमांक से ऊपर रहना चाहिए, हिमांक से नीचे जहाँ तापमान जाएगा वहाँ विद्युत का उत्पादन है वो आसानी से नहीं किया जा सकता। अब हम जल विद्युत की एशिया में अगर हम बात करें तो जो विश्व की कुल जल शक्ति की संभाव्य क्षमता है उसका लगभग 25 से 30% है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व की कुल संभाव्य क्षमता का 25 से 30% उपलब्ध है कहाँ पर, एशिया में। 25 से 30% ही यहाँ पर एशिया में ये उपलब्ध है, विश्व की कुल जो संभाव्य क्षमता है उसका। अब इसमें हम देखें तो पूर्णतः उपयोग इसकी संभाव्य क्षमता का एशिया में भी नहीं हो पाता है, और विश्व में अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो संभाव्य क्षमता है वो अफ्रीका महाद्वीप की है, और जहाँ पर उपयोग इसका सबसे कम हो रहा है। लेकिन विकसित देशों ने इसका सर्वाधिक उपयोग किया है, जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, फ्रांस है, इन्होंने क्या है इनकी अपनी जो क्षमता थी उनका अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया है, क्योंकि विकसित देशों में तकनीकी उपलब्ध है उसके माध्यम से इन्होंने क्या है अधिकतम उपयोग इसका किया है। अब विश्व की कुल संभाव्य क्षमता का 25 से 30% है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। अब जो कुल संभाव्य क्षमता है वो लगभग एशिया की क्या है 15 करोड़ अश्व शक्ति के आसपास है, यानी संभाव्य क्षमता जो 25 से 30% है वो कितनी है 15 करोड़ अश्व शक्ति के लगभग क्या है बराबर है, इतना उत्पादन हम कर सकते हैं। लेकिन इसका मात्र 9 से लेकर के 11% ही क्या हुआ है विकास हो पाया है, या 9 से 11% तक हम इसका उपयोग कर पाते हैं, इसके अलावा इसका उपयोग हम नहीं कर पाते, यानी पूरी संभाव्य क्षमता के साथ है वो उपयोग नहीं किया जा रहा है। अभी इसमें विकास की ओर आवश्यकता है ताकि इसका पूर्णतः उपयोग किया जा सके, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पूर्णतः संभाव्य क्षमता का उपयोग भी अगर हम करेंगे तो वह उपयोग सतत बना रह सकता है, क्योंकि यह एक सतत एवं अक्षुण्ण संसाधन है। अब इसकी अगर हम बात करें तो विशेषतः जल शक्ति अधिकांशतः दक्षिण एशिया में या दक्षिणी पूर्वी एशिया या इसका पूर्वी भाग जो है उसमें पाई जाती है, जहाँ पर क्या पर्याप्त वर्षा होती है, क्योंकि पर्याप्त वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या है हम इसका उत्पादन करते हैं। तो विशेषतः एशिया में अगर हम देखें दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी एशिया, यहां पर क्या है एशिया की सर्वाधिक संभाव्य क्षमता उपलब्ध है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ये मानसूनी प्रदेश में आता है और यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा किया जा सकता है, संभाव्य क्षमता अत्यधिक उपलब्ध है। लेकिन इसका भी पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा सकता है। अन्य जो देश हैं, अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे मध्य एशिया है या इसके अलावा उत्तरी भाग है या जो पश्चिमी भाग है, वहाँ पर जलवायु की विपरीत स्थितियों के कारण क्या है उपलब्धता इसकी कम है। जैसे दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी भाग की बात करें तो मरुस्थलीय परिस्थितियाँ वहाँ पर उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन संभव नहीं, क्योंकि जलीय स्रोत नहीं है। उत्तरी भाग की बात करें तो वहाँ पर तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, इसके कारण उपलब्ध क्षमता नहीं है। और मध्य भाग में भी नदियों की कमी है, जल स्रोतों की कमी है, जिसके कारण वहाँ पर क्या उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार दक्षिणी पूर्व और इसके अलावा पूर्वी जो एशिया है वहाँ पर इसकी संभाव्य क्षमता है वो ज़्यादा पाई जाती है। अगर इसमें उत्पादक देशों की बात करें, चीन है, भारत है, इसके अलावा जापान और जो अन्य देशों में कुछ पैमाने पर इसके उत्पादन है वो किया जाता है, जैसे टर्की है। इनमें क्या है जल के प्रमुख उत्पादक देश, जल विद्युत के प्रमुख उत्पादक देश हम इनको कह सकते हैं। तो 1 नंबर पर इसमें देखते हैं हम चीन। जैसा कि हम देखते हैं एशिया में लगभग सभी प्रकार के संसाधनों में, खनिजों में चीन का है वो प्रथम स्थान पाया। तो चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है, विश्व का ये द्वितीय और एशिया का ये
तीसरा बड़ा उत्पादक पहला बड़ा उत्पादक है। विश्व में द्वितीय स्थान इसका माना जाता है। और अब जब विश्व में द्वितीय है तो एशिया में इसका कौन सा स्थान है? एशिया में प्रथम स्थान, यानी एशिया का ये बृहत्तम, इसको हम कह सकते हैं, उत्पादक देश है। जल विद्युत शक्ति का बृहत्तम उत्पादक है ये एशिया महाद्वीप का। अब यहाँ पर उत्पादन की अगर हम बात करें तो 500 अरब किलोवाट घंटा ये यहाँ पर वार्षिक उत्पादन है वो जल विद्युत का होता है चीन में। अब विश्व की लगभग ये क्या है 20% का के आसपास उत्पादन है वो विश्व का ये करता है। विश्व का लगभग 20% जल विद्युत उत्पादन। यहाँ पर उच्च तकनीकी का विकास, प्रौद्योगिकी विकास जो अधिक है, इसके कारण यहाँ पर क्या है अच्छा विकास एशिया महाद्वीप में चीन में जल विद्युत का हुआ है। अब यहाँ पर कोयले की एक उपलब्धता के कारण क्या थोड़ा ताप विद्युत का अधिक उपयोग होता है, नहीं तो यहाँ पर इसके अलावा भी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। कुल उत्पादित यहाँ की जो अगर हम कुल जल विद्युत उत्पादन जो होता है उसमें अगर कोयले जल विद्युत का उत्पादन देखें, यानी चीन का ये विश्व का तो लगभग 20% जल विद्युत उत्पादन करता है, यानी जितना केवल जल विद्युत का उत्पादन होता है उसमें केवल इसका 20% हिस्सा है। लेकिन इसकी कुल विद्युत में, यानी कुल विद्युत जो उत्पादन होती है चीन में, कुल विद्युत उत्पादन के हिसाब से देखें तो इसका हिस्सा बहुत ही कम आ जाता है, केवल 6%। यानी चीन में जितनी जल विद्युत उत्पादन होती है उसका केवल 6% ही जल विद्युत उत्पादन है। इसके अलावा यहाँ पर कोयले की अत्यधिक उपलब्धता के कारण यहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट है वो ज़्यादा है, यानी कोयला से जल विद्युत उत्पादन, कोयला से विद्युत उत्पादन का है वो ज़्यादा किया जा सकता है। क्योंकि कुल जो जल विद्युत उत्पादन होता है, कुल विद्युत का उत्पादन जो होता है चीन में, उसका केवल 6% ही क्या है जल विद्युत है। बाकी अन्य स्रोतों से यहाँ पर, यानी परमाणु है, कोयला है, इनसे भी जल का वो विद्युत का उत्पादन है वो यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित की गई हैं जो कि जल विद्युत उत्पादन इनमें किया जाता है। इन परियोजनाओं में मुख्य जो नदियाँ हैं जैसे हांगहो है, यांगटी शीक्यांग है और शीक्यांग। हांगहो, यांगटी शीक्यांग और शीक्यांग नदियों पर, इन नदियों के ऊपर विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो निर्मित की गई है। इसके अतिरिक्त इन नदियों की जो सहायक नदियां हैं वहाँ पर भी जल विद्युत की ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित करके यहाँ पर क्या है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो प्रमुख अगर उत्पादन केंद्रों की अगर हम बात करें तो वो स्थित हैं हांगहो नदी पर, यांगटी शीक्यांग और शीक्यांग नदियों के ऊपर चीन में जल विद्युत के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना की गई है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना यहाँ पर की गई है। अब इन स्थानों पर क्या है विभिन्न प्रकार के जो बांध हैं वो बनाए गए हैं और जिनसे क्या है जल विद्युत की प्राप्ति की जाती है। तो इस प्रकार चीन का विश्व में द्वितीय स्थान है और एशिया में इसका प्रथम स्थान है वो जल विद्युत के उत्पादन में है। अब यहाँ पर जो जल विद्युत का उत्पादन होता है वो विश्व का लगभग कुल जल विद्युत उत्पादन है उसका कितना है, विश्व के कुल जल विद्युत उत्पादन का ये 20% है। लेकिन चीन में जितनी भी विद्युत का उत्पादन होता है उसमें जल विद्युत का योगदान है वो मात्र 6% है। अब एशिया के जो अन्य देश हैं उनमें जापान है, भारत है, इसके अलावा अन्य देशों में किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों में जल विद्युत का उत्पादन होता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।